आज हमारा टॉपिक है एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, यानी एम फेज से अगले सेल साइकिल का जीवन फेज में हमें इंटर करना है और इसके लिए कैसे रेगुलेशंस होता है उसको हमें देखना है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स डाले हैं और उसके वीडियोस आपको मिला होगा, अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका एक बेसिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आए। अगर हम हेडिंग देते हैं एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, इसका मतलब तो क्लियर हो रहा है कि हम एम फेज से बाहर निकलना चाह रहे, एम फेज से हम जीवन फेज में जाना चाह रहे। कहानी ये है कि एम फेज का जो रेगुलेशन हो रहा है वो एमसीडीके कर रहा है। याद रखिएगा एमसीडीके को कैपिटल में भी लिखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। और एमसीडीके से अब जीवन एससीडीके जो है उसकी एक्टिविटी शुरू होनी, ठीक है। साथ ही है यहां पर दो सेल्स बन गए हैं। अब जीवन जो है इन दोनों सेल्स का इंडिविजुअल बेसिस पर चलेगा, मतलब ये दोनों डॉटर सेल्स जिसे हम कहते हैं, तो दोनों डॉटर सेल्स जो है अब अपनी जिंदगी को नई तरीके से जिएंगे और अपना वो फिर से G1, S, G2 अगर जैसी जरूरतें रही तो वो उस फेज की ओर मूव करेगा। तो जब हम एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस से हमें बाहर जाना है, माइटोसिस में हमें दो चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक एनाफेज, क्या एनाफेज ठीक से हो गया, और दूसरा साइटोकाइनेसिस। देखिए होती है बहुत सारी घटनाएं, लेकिन इन दोनों घटनाओं पर चेक पॉइंट लगा हुआ है। अगर हम कहेंगे हाँ एनाफेज भी सक्सेसफुली हो गया, साइटोकाइनेसिस भी सक्सेसफुली हो गया, इसका मतलब हो गया अब माइटोसिस को छोड़ने का समय आ गया है और नए जीवन फेज का शुरू होने का टाइम आ गया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि एमसीडीके को इनएक्टिवेट किया जाता है, इन एक्टिवेशन ऑफ एमसीडी। एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस मतलब एमसीडीके का इनएक्टिवेशन। अब ये जो इनएक्टिवेशन है ये एक्चुअली किस बेसिस पर होता है, तो हम कहते हैं बेस्ड ऑन द डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ एम फेज डिपेंडेंट प्रोटीन, डिपेंडेंट प्रोटीन्स मतलब क्लियर कट है वो तमाम प्रोटीन्स जो एम फेज में ही काम कर रहे थे, जिन्हें हम लोग एम फेज डिपेंडेंट प्रोटीन्स कहते हैं, उन सब को हमें इनएक्टिवेट करना है। और इनएक्टिवेट करने के लिए हमें एक्टिवेशन के लिए फॉस्फेट लगा है, उसको बाहर निकलना है, पहला स्टेप, ठीक है ना। दूसरा क्या है इसमें, सेकंड वाले में, पहले वाले में ये हो गया, सेकंड वाले में क्या है भाई, सेकंड वाले में है कि जो प्रोटीन इनएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स इनएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन्स are followed by ubiquitin dependent। आप सब लोग अपना कॉपी ओपन किए होंगे, उसमें लिखिएगा, ठीक है ना, डिपेंडेंट डिग्रेडेशन, यूबिक्विटिन डिपेंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो इसको फॉलो करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करता है
डीफॉस्फोरिलेशन का। और दूसरा जो स्टेप फॉलो होता है वो होता है यूबिक्विटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन। तो हमें अगर एमसीडीके, तो एमसीडीके क्या है? एमसीडीके एक फैमिली है प्रोटीन्स का। वो तमाम प्रोटीन्स जो एम फेज को सक्सेसफुली कंडक्ट कराता है, these comes under the MCDK family. So we need to, first of all, to deactivate all such proteins. How we can able to deactivate them? That is by the dephosphorylation process. And second, after being dephosphorylized, proteins has to go for ubiquitin dependent degradation. आप लोग को एपोप्टोसिस पढ़ाएंगे इसी सेल साइकिल के अंतिम चैप्टर ग्रुप में, और वहां पर आपको इसके बारे में काफी चर्चा हम करेंगे कि कैसे काम होता है। अभी आप सीख रहे हैं चीजों, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि हाउ अ सेल एबल टू अंडरस्टैंड कि एम फेज अब खत्म होने वाला है, जो हम लोग यूजुअली सवाल करते हैं, आप भी करते हैं और हम भी करते हैं, कि सेल को कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। सेल को कैसे पता चलेगा? हाँ, सेल को कैसे पता चलेगा कि एनाफेज कंप्लीटेड? एकदम अच्छे से समझिएगा, कंप्लीटेड कैसे पता चलेगा? हम टिक लगा रहे हैं इस पर। कैसे पता चलेगा कि साइटोकाइनेसिस कंप्लीटेड? ये साइंस है ना, खुद से तो कुछ होता नहीं है। और हमने कहा भी था कि सबका आंसर होता है एनर्जी। जो विद्यार्थी एनर्जी के बेसिस पर सेल को नहीं पढ़ता है, वो फिर समझ नहीं पाता कि घटनाएं कैसी होती हैं। कैसे ये पता चलता है? उसके लिए है एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड एपीसी CDC20। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप उसके वीडियोस भी देखेंगे और बुक्स में भी पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि ये जो एपीसी CDC20 है, इसके कुछ काम है इस कॉम्प्लेक्स के। पहला काम क्या है? पहला काम है कि मेटाफेज से सेल को एनाफेज में ले जाता है। ये पहला काम है एपीसी CDC20, ठीक है ना। और ये जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ एमसीडीके। ऐसा मत फिर हमको पूछ लेंगे सर एमसीडीके वो कहां गया, ये सब एमसीडीके। तो मेटाफेज सेकंड क्या इसका जो काम है, वो काम है सक्सेसफुल एनाफेज। सक्सेसफुल एनाफेज का मतलब क्या होता है कि एक्यूरेट सेपरेशन ऑफ chromosomes and move towards opposite pole, towards the opposite pole। एकदम क्लियर कट हमारा कॉन्सेप्ट है कि एनाफेज में ये काम होना चाहिए। क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल्स की ओर बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम्स को हमने दिखाया है ऐसे, और ये जो क्रोमोसोम्स है अपोजिट पोल्स की ओर जाने चाहिए, ठीक है ना। ये सेंट्रियोल है, तो इसके तरफ इसका मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए इन क्रोमोसोम्स का, ठीक है ना। ये काम भी सक्सेसफुली कराना एपीसी CDC20 का काम। अब तीसरा जो काम है इसका, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? प्रोटियोलाइसिस, मतलब प्रोटीन का तोड़ना। प्रोटियोलाइसिस ऑफ MCDK proteins after the successful एनाफेज। एनाफेज का सक्सेसफुल होने के बाद
एमसीडी के प्रोटीन्स को प्रोटियोलाइसिस के लिए भी इंड्यूस करना, हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम उसको थोड़ा सा ऐसे करेक्ट और बोलना होगा, induces proteolysis of MCDK proteins after successful NF। फोर्थ क्या है? induces separase को इंड्यूस करता है, ठीक है। एंड देयरफॉर क्रोमोजोम्स सेपरेट। ये सारा काम जो है ना, यही करता है। हम इसको बोलते हैं सेपरेट सिक्योरिंग एक्टिविटी। ये सब प्रीवियस लेक्चर से मैंने बताया है, आप निश्चित रूप से उसके वीडियोज को, लेक्चर नंबर 6 के वीडियो को जरूर देखें और उसको सीखें। अब आप देखें कि जैसा मैंने कहा, पहला काम एपीसी का, सेल को मेटाफेज से एनाफेज की ओर ले जाता है, ठीक है ना। तो मेटाफेज से एनाफेज के में जाने के लिए जो एपीसी सीडीसी 20 है, उसका क्या रोल होता है, हम यहां लिख देते हैं एपीसी सीडीसी 20। अकेले तो एपीसी नहीं कर सकता एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, उसको सीडीसी 20 भी चाहिए। ये क्या करता है? ये सिक्योर सेपरेज एक्टिविटी को इंड्यूस करता है, और रिजल्ट क्या होता है? कोहेसिन प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। कोहेसिन प्रोटीन डिग्रेड, ओके। और रिजल्ट होता है कि क्रोमोसोम्स सेपरेट करता है, ठीक है ना। यही घटना मेटाफेज से एनाफेज में ये करता है, जो प्रीवियस लेक्चर में अवेलेबल है, मैंने एक ब्रीफ जानकारी के लिए दिया। और दूसरा काम क्या होता है? एनाफेज तो करवा ही दिया। अब जो दूसरा इसका था वो था इनएक्टिवेशन ऑफ एमसीडीके। भाई ये कैसे करता है? इनएक्टिवेशन ऑफ एमसीडीके कैसे करता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस से अब सेल बाहर जाना चाह रहा है, और इसके लिए मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, एंड फिर से हम उसको लिख दे रहे हैं, यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस ऑफ एमसीडी, इस चैप्टर के बाद आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन मोड में हम आएंगे, और उस वक्त आप देखेंगे कि कैसे ये तमाम जानकारियां क्वेश्चन के रूप में आता है, और अगर हम बेसिक्स फंडामेंटली इसको नहीं समझे रहेंगे तो फिर क्वेश्चन बनता नहीं है। तो घटना अगर हमें समझ में आ जाए, उसको कितना भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस बनाया जाए, हमको उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज में थोड़ा सा उलझ सकते हैं, लेकिन परेशानी नहीं हो। ये था एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस। अब हमारे सामने आ रहा है G1 फेज ऑफ डॉटर सेल्स। अब माइटोसिस तो खत्म हो गया, अब एक मदर सेल से दो छोटे डॉटर सेल्स बन चुकी हैं, ठीक है ना। ये मदर सेल हो गया जो माइटोसिस में थी, और ये 2 डॉटर सेल्स हो गया। अब ये सेल्स जो जैसे ही सेपरेट हो गए, अब इन सेल का जीवन शुरू होने वाला है। मतलब हर एक सक्सेसफुल एम फेज के बाद 2 सेल्स का जीवन शुरू होना चाहिए।
अब इसके दरमियान में क्या होता है, और एक ग्राफ से थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें दो ही फेज रखते हैं हम लोग, एम फेज एंड G1 फेज। अब अभी तक MCDK का काम पूरा था, अब MCDK का काम डिग्रेड कर रहा है, और G1CDK जो है उसका काम धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक है। तो एकदम क्लियर कट का है कि MCDK का जो पीक था, MCDK का जो पीक था वह M फेज का हिस्सा था। यहां हम लोग लिखते हैं ये जो है MCDK है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक टर्म में, कि वह मिनिमम, एक हम प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ MCDK जब वो माइटोसिस को इंड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। ये सब वैज्ञानिक टर्म है और इसको समझना भी जरूरी है। और ये जो है, ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ G1SCDK, G1SCDK। यहां सब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है चीजें। अगर हम G1SCDK के देखें तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए मैं तीर के निशान से आपको दिखा रहा हूं, आप देखें ये क्या कह रहा है कि धीरे धीरे G1SCDK का सिंथेसिस बढ़ रहा है और एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है। और ठीक उसी क्रम में अगर आप देखें तो MCDK अब घटना शुरू हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन घटना शुरू हो रहा है। जहां पहले 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 30 हुआ, एंड सो ऑन, और इस तरीके से वो धीरे धीरे घटते 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 ऐसे अगले, समझ गए। अब जब घटने की बात होती है तो घटने का बात अगर हुआ तो हमें यहां पर समझ जाना चाहिए कि यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस यहां पर हुआ, UDP, ठीक है ना। और यहां पर क्या हुआ है, सिंथेसिस। एकदम समझ में हमें आ जाता है कि अभी नहीं बोलते हैं कि हर व्यक्ति का अपना टाइम आता है, गोल्डन फेज रहता है ना। एक का प्रभाव घटता है तो दूसरा का प्रभाव बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है G1 और M फेज और G1 फेज के बीच का एक रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम लोग को इन सब चीजों को देखना है दो चीजों में। एक पहला एग्जांपल हमारा होगा एम्ब्रियोनिक सेल, जिसे हम लोग ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। और दूसरा एग्जांपल हम देंगे नॉर्मल सोमैटिक सेल। तो हमें इन दोनों में इसी घटना का एग्जांपल देखना है। देखियो एम्ब्रियोनिक सेल और सोमैटिक सेल, इससे जब क्वेश्चंस आता है और विद्यार्थी अगर दोनों के बीच का अंतर नहीं समझ पाता है, वो फेरा में भी फंस जाता है, वो उल्टा पुल्टा आंसर करके चला आता है, या फिर वो डिस्कशन उल्टा करता है। हम लोग देख रहे हैं G1 फेज। आपको याद होगा शुरू में मैंने कहा था जब सेल साइकिल में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर फेज के बारे में ज्यादा ज्यादा जानकारी लेते जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप विद्यार्थी हमेशा जिज्ञासा दिखाते हैं, सर इसमें और क्या हुआ, सर इसमें और क्या हुआ। ये बहुत मुझे खुश करता है। ये स्टूडेंट समझ रहा है, उसको मजा आ रहा है। तो आप इसको देखें। हम सब जानते हैं कि G1 फेज, इसको हम लोग गैप 1 कहते हैं। तो गैप किसके बीच में, गैप 1 फेज किसके बीच में, किसके बीच में गैप 1, बिटवीन MG1S। तो हमारे लिए जो है कि M से माइटोसिस फेज से सिंथेसिस फेज में जाने के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। यहां सेल अपने आप को फिर से तैयार करता है, क्योंकि यहां छोटा सेल बना, उसको अपनी मात्रा बढ़ानी है, बड़ा होना है तो बड़ा। ये जो घटना होती है इसमें वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, वह इसी दरमियान में ये काम को करता है।
अब यही घटना सबसे पहले अगर एक एम्ब्रियोनिक सेल में देखें, ब्लास्टोमेयर, तो हम सब ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है और मैंने बताया भी है कि ब्लास्टोमेयर में दो ही फेजेस होते हैं। क्योंकि ब्लास्टोमेयर में क्लीवेज होता है तो एक एम फेज और एक एस फेज, बस। कोई इसमें G1 G2 नहीं होता। हाँ, एक एम से जी के बीच में जाने के लिए एक ट्रांजिशन फेज और एक एम से एस में जाने के लिए एक बीच में ट्रांजिशन फेज और एक एस से एम फेज में जाने के लिए एक छोटा सा गैप, तैयारी, थोड़ी सी तैयारी। अगर ऐसे हम कहें तो इसमें हमारे पास अगर कोई ग्राफ बनाना, कैसे बनाएंगे ग्राफ? कम टू द पॉइंट। यहां दो ही फेज है, थोड़ा सा बीच में हम ब्रेक देते हैं, गैप देते हैं। एक एम फेज है और एक एस फेज है। अब आप देखें कि एम फेज में जो है वो एम साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा। फिर घटना शुरू हुआ, लेकिन ये एब्सोल्यूट जीरो नहीं हुआ और फिर ये बढ़ने लगा। यहां हम मानते हैं कि फिर यहां से अगला एम फेज, बीच में यहां गैप, और फिर ये इस तरह से बढ़ने लगा। ये जो डॉट लाइंस जिसको अभी हम हार्ड लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है? किसका कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है? ये एम साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। आप इसे एमसीडी का भी कह सकते हैं, लेकिन चलो हम लोग प्रोटीन का नाम लिखते हैं, एम साइक्लिन। अभी एम साइक्लिन जो है वह एम फेज में पूरी तरह से पीक पर है, मतलब खूब सारा है, ढेर सारा एम साइक्लिन सेल में अवेलेबल। लेकिन वही जब एस फेज में होता है उसकी मात्रा एकदम कम होती है, मतलब बहुत कम। तो आपके मन में एक सवाल तो पैदा होगा, सर क्या एम साइक्लिन अभी भी मौजूद है जीवन में? क्या इसको पूरी तरह से वैनिश नहीं हो जाना चाहिए? तो फिर से मैं उसी टर्म को कहता हूं कि फॉर एनी एक्टिविटी थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए। ठीक है ना? मान लो कि एम साइक्लिन है और हम कहें कि यहां पर इतना सारा एम साइक्लिन है, कितना? 1 2 3 4 5, और यहां पर एक एम साइक्लिन है, और हम कहते हैं कि जब 4 एम साइक्लिन होगा तभी एम फेज होगा। तो सर मान लीजिए कि 3 हो जाए तो? नहीं, एम फेज अब ज्यादा रन नहीं करेगा। 2 हो जाए तो नहीं होगा, 1 हो जाए तो नहीं होगा, कम से कम 4 चाहिए। 4 होने पर एम फेज शुरू हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, कभी भी एब्सोल्यूट जीरो टर्म नहीं होता है। एकदम खत्म हो गया, एकदम बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो कुछ भी नहीं होता है। बहुत कम मात्रा में होता है, जिस कारण हम क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम। ये एम साइक्लिन की बात। एम साइक्लिन अपना हुआ। अब उसी वक्त में हम क्या देखते हैं? उसी वक्त में हम देखते हैं कि एपीसीसीडीके, तो एपीसीसीडीके का काम कब शुरू होता है? अगर आप गौर करें तो यहां से हम बढ़ाना शुरू करते हैं किसका? एपीसीसीडीके। ऐसे पीक पर बढ़ा और अब देखिए वो क्या हो रहा है? घटना शुरू हो रहा है, और घटते घटते घटते, ठीक है ना, एकदम एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं पहुंचता है। ये जो है ये है एपीसी सीडीसी 20 एक्टिविटी। हम लोग मानते हैं कि यहाँ ये जो है अभी एंड होने वाला है और एनाफेज आने वाला है। तो एनाफेज के समय एपीसी सीडीसी 20 की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और गौर करेंगे एपीसी सीडीसी 20 जो है वो एम साइक्लिन को तोड़ना भी शुरू करता है। तो देखिए एम साइक्लिन का स्टेटस क्या है? स्लोप में आ चुका है, घटना शुरू हो चुका है। यही दो एक्टिविटी जो है, यह एक्टिविटी हमेशा दिखता है कि ये एम्ब्रियोनिक सेल में इसी प्रकार से घटनाएं होती है। यस सर। नाउ अगर एक सेल जीवन फेज में, अब तो एम फेज से हम लोग निकल चुके हैं जीवन फेज में, और जीवन फेज में है और किसमें है? जीवन फेज इन सोमैटिक सेल। अगर ये है तो इसका एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं।
और यहां पर है एम फेज और यहां पर है G1 फेज। सो एम फेज में एम साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया है, घट रहा है। दिस इज एम साइक्लिन। So concentration of M cyclin is very good while during M phase. ठीक है? So please see my next video. You will get that particular discussion of this graph.